बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाएं। आज बात करेंगे पीपल्स पार्टी का एक अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, डील कह लीजिए एक सियासी जमात के साथ। ये क्या डील थी? आपको याद होगा सेनेट के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का क्या किरदार था। और फिर उसके बाद, उससे पहले जब तमाम अपोजिशन जमातें मुतफिका तौर पे इस्तीफे देना चाहती थी, पीपल्स पार्टी अचानक उसमें से निकल गई। फिर अपोजिशन ने यह भी कहा कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाते हैं, पीपल्स पार्टी उसमें भी साथ नहीं खड़ी हुई। पीपल्स पार्टी ये सब कुछ क्यों कर रही थी? नैब एक आज़ाद अदारा है और आपको याद होगा नैब के कुछ केसेस थे डॉक्टर आसिम हुसैन साहब के, शकील मेमन साहब पे, आगा सिराज साहब पे, खुर्शीद शाह साहब पे, इवन के जरदारी साहब पे, फरियाल तालपुर साहिबा पे। और फिर आपने देखा कि अनवर मकसूद साहब जो बड़े जरदारी साहब के करीब हैं, उनके ऊपर भी एम्बेजलमेंट के केसेस। मदर टीबी साहब मुल्क से बाहर चले गए, जरदारी साहब के भाई, उनके ऊपर भी इस किस्म के केसेस। और फिर अचानक ये वन बाय वन खामोशी होती चली गई। सुनने में तो ये भी आया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खिलाफ भी कुछ फाइलें खुलेंगी, मुराद अली शाह साहब के खिलाफ भी नैब कुछ हरकत में आएगी, और अचानक फिर खामोशी हो गई। वो क्या अंडरस्टैंडिंग थी? किस जमात से अंडरस्टैंडिंग थी? क्या मामला हुए? ये पिछले 1.5 साल का किस्सा है पाकिस्तानी सियासत का। पाकिस्तानी सियासत में बड़ा अहम रोल है पाकिस्तानी सियासतदान और सियासी पार्टियां। ये आप हायर करती हैं बाहर के मुल्क के अंदर, अमेरिका में खासकर लॉबिंग फर्म्स, और उन लॉबिंग फर्म्स का ज़्यादातर मालकान जो है वो या तो सेनेटर्स हैं, अमेरिकन सेनेटर्स, या उनके थिंक टैंक्स या मीडिया से लोग। और वो फिर अपनी गवर्नमेंट के अंदर आपकी पॉलिटिकल पार्टी की एक साख बनवाते हैं और उधर उनकी बात सुनी जाती है। ये सारे मामला आजकल, क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल वर्ल्ड है, तो ऐसा नहीं होता कि किसी भी जगह पे जिस तरह एक आम आदमी को नजर आता है कि एक जमात उठी और उसने हुकूमत संभाल ली। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए होते हैं, और उन एग्रीमेंट्स के साथ अंडरस्टैंडिंग्स हुई होती हैं कि हमें ये पॉलिटिकल पार्टी सूट करती है, ये पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है, और हम इनके साथ इजी हैं काम करने में। इस अंडरस्टैंडिंग या डील को दो दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान के बहुत ही करीबी और खैरख्वाह हैं, उन्होंने इसके ऊपर अपना एक किस्म का आप कह लीजिए ट्रस्ट शो किया था। उस पर सिग्नेटरी नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ट्रस्ट शो किया था। आपको याद होगा राजा रेंटल साहब के हवाले से तुर्की से कुछ बिजली घर आए थे बैरी जहाज़ पे, और कुछ और एक और मुल्क है जो पाकिस्तान का बड़ा खैर ख्वाह है। तो ये मामला देखे गए कि इसको किस तरह से किया जाए। खान साहब को ये भी नज़र आया कि मेरी, चाहे वो पब्लिकली इसको एडमिट करें या ना करें, उनको ये बड़ा कैटेगोरिकली नज़र आया कि मेरी पिछले 1.5-2 साल में, जब शुरू के 2 साल थे, उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं रही, या 2.5 साल में वो परफॉर्मेंस नहीं रही जो होनी चाहिए थी। जो मैंने अवाम से मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो भी डिलीवर नहीं हो पा रहे। खान साहब ने इसको बाकायदा तौर पे समझ लिया, और फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि अब इसका वे आउट क्या है कि मैं अपने टेन्योर भी पूरा कर लूँ और मामला को आगे लेके चलते हैं, किस तरीके से लेके चला जाए। कुछ आपस के मुश्तरका दोस्त, उन्होंने बैठ के इस चीज़ को बावर करवाया, और फिर यह तय हुआ कि एक पॉलिटिकल पार्टी किस तरह दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेगी और इन रिटर्न उसे क्या मिलेगा। मामला सही चल रहे थे, बड़े अच्छे चल रहे थे। लेकिन जिस तरह के होता है, मुगल बादशाहों के अंदर भी एक बड़े समझदार वजीर थे, बीरबल, इसी तरह खान साहब के भी एक बड़े समझदार वजीर हैं। उन्होंने खान साहब को कहा कि हमें इनकी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। तो खान साहब बड़े शश्तर हैरान हुए कि क्या वजह। तो उन्होंने कहा आपने 3 चीज़ें आपने देख ली हैं। एक, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और अगर रिगिंग का ये कहते हैं कि डिब्बे चेंज हो जाते हैं या फलाना हो जाता है या बेईमानी होती है या उसमें धांधली होती है, तो वो एक चैप्टर ख़त्म करते हैं। तो ईवीएम नंबर 1, जो कि खान साहब को आइडिया बहुत पसंद आया। सेकंड, उन्होंने कहा कि हम इस तरह करेंगे, ईवीएम के साथ साथ हम
पाकिस्तान के यूथ को भी साथ लेके आएंगे। इस दफ़ा 16% नए वोटर इंडक्ट हो रहे हैं, तो हम इन 16% वोटर्स को साथ लेके आएंगे और इनके ऊपर काम करते हैं। ये नए वोटर्स हमारे साथ चलेंगे जो पहली दफ़ा वोट कास्ट करने लगे। और तीसरा, एक्सपेक्ट्रिएट पाकिस्तानीज, क्योंकि बाहर के मुल्क में खान साहब के एक्सपेक्ट्रिएट पाकिस्तानीज में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के वो पीटीआई को पसंद करते हैं, तो उधर से भी हमें सपोर्ट मिल जाएगी। तो हम तो वैसे ही जीत जाएंगे। अगर किसी सूबे में ना भी जीत पाए, सेंटर में तो हमारी गवर्नमेंट बनती है। खान साहब को उस वजीर की बात पसंद आई और इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया। और फिर आपने देखा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सिंध के अंदर जो सिंध की इंपॉर्टेंट जमातें हैं छोटी, उनके साथ इत्तेहाद शुरू कर दिया, जो कि पीपल्स पार्टी के लिए ट्रबलसम है कि पीपल्स पार्टी को उससे ट्रबल होगी। तो अब एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ, इन्होंने अब अपने अपने नए गोल्स डिफाइन कर लिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब से तो पीपल्स पार्टी की आज भी बहुत अच्छी है, आज भी वो अंडरस्टैंडिंग दोबारा से कायम हो सकती है, आज भी वो मामला सेट हो सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे आने वाले दिनों में पीटीआई के साथ कुछ मामला और होंगे। नून लीग क्योंकि ट्रस्ट नहीं कर रही अब पीपल्स पार्टी पे, और वाइस वर्सा पीपल्स पार्टी नून लीग पे ट्रस्ट नहीं करती, तो लिहाजा ये दिखावे का इनका इत्तेहाद होगा, ये उस तरह नहीं चलेगा। लेकिन मुफादात की खातर दोनों एक दूसरे से इत्तेहाद में जाएंगे। आखिरी 6 से 8 माह में इलेक्शन से पहले आप ये भी देखेंगे कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को टफ टाइम देंगे। और आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे अनकरीब एक आध वीडियो में, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें और भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या वजह थी, ये मामला क्या थे कि नैब के ये सारे केसेस स्लो डाउन हो गए हैं। पीपल्स पार्टी को फिर दोबारा से मौका मिला और पीपल्स पार्टी किस तरह से फिर दोबारा से मामला को संभालने लगी। ये तो अभी उसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम इसको मजीद आपको डिफाइन करके देंगे। बहुत शुक्रिया आज की वीडियो देखने का। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।